देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस नबी बरहक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी आल पर। जैसे कि हमारे तमाम नाज़रीन जानते हैं कि हमें पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बताया और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने का बेहतरीन असूल समझाया। जब हम इन दोनों पैटर्न से हट गए तो हमारी ज़िंदगी में हमारे मैदे के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो गए और उसके साथ आपकी बॉडी के मसल और नर्व के मसाइल पैदा होना भी शुरू हो गए। अब इन मसाइल से हमने अपने आप को किस तरह निकालना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरह नॉर्मल ट्रैक पे डालना है, इस सारे मौज़ूआत पर हमारे साथ डॉक्टर अरूज आज़म जो कि कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बड़ी डिटेल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं अब उनकी बॉडी के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। प्रेग्नेंट वोमेन के चूंकि पेट का साइज बढ़ेगा तो फिर उसके साथ साथ उनको लो बैक पेन भी होगा। इसको वो किस तरह मेंटेन कर सकती हैं, किस तरह इससे छुटकारा पा सकती हैं? ये एक बड़ा आपने जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा माशाल्लाह ये औरतों की ज़िंदगी 51% हमारी आबादी फीमेल्स की है और फीमेल्स की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है प्रेगनेंसी, कंसीविंग, फैमिली। और देखिए मैं इसको ऐसे करती हूँ जैसा एक शॉपर है, अब सेब का शॉपर है, हमने पकड़ा हुआ है, तो अब क्या है मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, अब मैं उसको 9 महीने तक पकड़ के रखूँ, वो नीचे से भी कमजोर हो रहा है और एजेस से भी। इसी तरह समझे ये वर्टिकल है तो हमारा पेट हॉरिजॉन्टल है। जब हमारे पेट को होल्ड करने वाली क्या चीज है, हमारी कमर है। और जैसा शॉपर को अगर आप ऐसे पकड़े रखो, यानी आपने जिसके साथ लटकाना है, हाँ, उस लटकाने वाले की ताकत का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और हमारे पेट को, जो हमारे पेट की दीवार है, एब्डोमिनल वॉल्स के को जो सपोर्ट करने, ये सारा बोझ उसी पे पड़ रहा है, उसी पे पड़ रहा है, बैक पेन पे। हमारी बैक सपोर्ट करिए, हमारी बैक जो है कोर है। इस वक्त मैं सीधा बैठी हुई हूँ अपने कोर मसल्स की वजह से, अपने बैक की प्लेक्सस की वजह से, एक्सटेंसर्स की वजह से। तो हमारा जो प्रेगनेंसी में आता है ना, इसमें हम आते हैं प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल केयर के आप अपनी पोस्चर का ख्याल करें। जो खवातीन हैं जिनके फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही हैं, जब फर्स्ट या उनके बच्चे हो चुके हैं, पहले दूसरे हो चुके हैं, तो उन्हें तो लाजमन चाहिए अपने बैक का ख्याल रखें। बैठने वक्त टेक लगा के बैठे, टेक के बगैर ना बैठे, क्योंकि आप ऐसे बैठे हुए चाहे जवान भी हो, क्योंकि हम बड़ों को तो कहते हैं, जवान लड़कियों का कोई ख्याल नहीं करता। बड़ों को सारे कहेंगे अब बड़ों को बगैर सपोर्ट के बैठना नहीं चाहिए, अम्मी हो गई, दादियां हो गई, नानी हो गई, सास हो गई, हम सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन यंग खवातीन को कभी भी कोई नहीं कहेगा आप टेक लगा के बैठो, आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि यंग है तो उसको तो मदद की, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उन यंग औरतों को सपोर्ट देना शुरू कर देना, उनको बढ़ापे में तकिया रख के बैठो कहने की नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज की जवान लड़कियों ने आगे जाके बूढ़ा तो होना है, वो नानी दादी बनना है। तो वो उस स्टेज से आने के लिए ना, अगर हम यंग खवातीन को ही अभी से एजुकेट करेंगे ना, तो वो आगे अच्छी नानी दादियां बनेंगी। और हमें उनको तकिया रखो, बैठना नहीं, नीचे नहीं बैठना, उनको पहले से ही बातें पता होंगी। बैक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, जो पहले 3 महीने को पहला ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेकंड 3 महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में ना मोस्ट कॉमन आती है बैक पेन। क्यों? क्योंकि बेबी का साइज हो रहा होता है ग्रो। जैसे बेबी का साइज ग्रो करता है, वो हमारे ब्लैडर पे वेट डालता है और हमारी बैक पे। कुछ औरतें जो जिनकी बॉडी में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेक्सिटी होती है, लाइक आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज काइंड, तो उनका क्या मसला होता है कि वो क्या जरा सा भी उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है ना, फौरन शाटिक नर्व होती है जो हमारी कमर से निकल रही है, वो कंप्रेस हो जाती है। तो जब शाटिक नर्व, शाटिका में कितनी कॉमन है, टांग के लेफ्ट साइड पे पेन आ रही है, घुटने तक जा रही है। कुछ लोग फीमेल्स इतनी इस वजह से डिस्टर्ब होती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी में वॉक नहीं कर पाती, और लोग उनकी पेन को समझते हैं ड्रामा कर रही है लेटने के लिए। उनको एक सोसाइटी का भी तो मसला है ना, वो नरम गोशा नहीं रखते, वो कहते हैं हमारे लिए नरम है, तुम्हारे लिए सख्त है। तो नरम गोशा की कमी हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपको पता चल जाए आप कंसीव करना है। कुछ होती है फैमिली प्लानिंग किसी ने की होती है, आपको पता है आपकी प्रेगनेंसी से पहले अगर आप इतने अवेयर हैं, इतने मॉडर्न हैं कि आप प्रीनेटल एक्सरसाइजेस की तरफ चले जाएं, कि बैठने से पहले आप 30 to 40 मिनट्स की आपकी डेली वॉक आपके लाइफस्टाइल में ऐड हो। बैठते वक्त तकिया रख के बैठें, कोई भी चीज डायरेक्ट फौरन से झुककर नहीं उठानी। अब जैसा मुझे कुछ उठाना है ना, अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैं झुकूं और उठा लूं, और उठने का अंदाज क्या हो, थोड़ा सा आगे हाथ मेरा घुटनों पर और ऐसे करके उठ जाओ, और फिर इसी तरह ही करके बैठ जाओ। मैं वॉशरूम से भी ऐसे उठूं, और इससे क्या हो रहा है, मेरी बैक पे डायरेक्ट स्ट्रेन नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ ये बैक है ना, हमने अपने बैक को के ऊपर ये मूवमेंट नहीं लानी, उसको झटका नहीं देना, हाँ, ये अगर देखिए कहते हैं ना अकड़ जाती हैं,
हम ये कपड़ा है, हम कपड़े के भी जो हमारे नाजुक होते हैं, हम कपड़े धोने वाले को कहते हैं ज्यादा निचोड़ना नहीं, फट जाएंगे, ज्यादा झटकना नहीं, ये फट जाएंगे, टेयर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रंग खराब। तो जब हम कपड़ों के ऊपर हम मूवमेंट नहीं लाने दे रहे, तो हम अपनी कमर के ऊपर जितनी मर्जी मूवमेंट लाने दें, तो उससे क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, वही हमारी बात हो रही, माइक्रो ट्रॉमास हम दिए जा रहे। फिर जैसे कोई एक मौका मिलता है, वो चिंगारी होती है, वो चिंगारी पटाखा बन जाती है, फिर वो बड़ा काम हो जाता है, बहुत मसले वसाइल की वजह बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सी सेक्शन के बाद, ऑपरेशन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बेशुमार जो फीमेल्स होती हैं वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होना शुरू होती हैं, और उनकी कंप्लेंट्स ये होती है कि डॉक्टर साहब जब से मेरी डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, छोटा बड़ा जो भी है, इसके बाद मेरी कमर में जब टीका लगा था, उसके बाद से आज तक मेरी कमर का दर्द गया नहीं। तो क्या इस दर्द का टीका लगने के साथ कोई लिंक है? होता है, क्योंकि वो टीका आपका लग रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, आपकी बैक को में जा रहे हैं वो हम, क्योंकि एक वो जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अब कुछ कंडीशंस में नहीं भी लग रहा। अब जो मॉडर्न आ रहे हैं ना टाइम, कुछ पेन फ्री डिलीवरीज, हाँ, पेन फ्री डिलीवरीज में वो इंजेक्शन नहीं भी लग रहा, तो वो बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, 5 साल 10 साल पहले की, तो उन सबको वो इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, जब वो इंजेक्शन आपके अंदर जा रहा है ना, तो वो क्या करता है, वो लीकेज जब हम उसको बाहर निकालते हैं ना, वो थोड़ा सा, देखिए एक बैलून था उसमें सुराख हो गया, अल्लाह का शुक्र है वो नॉर्मल बैलून तो फट जाएगा, लेकिन जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो फटती नहीं है। इंटेल वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर नहीं जा रहे। तो थोड़ा सा ना लीकेज हो जाती है अंदर से फ्लूइड की, तो बाज दफा वो हमें प्रेशर रिड्यूस करने की वजह से हमें पेन आती है। तो और वो असल में कुछ इंजेक्शंस की कुछ परसेंटेज वो पेन होती है हमारी इंजेक्शंस की वजह से, और कुछ पेन होती है क्योंकि हम जैसे डिलीवरीज के प्रोसीजर से गुजर जाते हैं ना, बेबी दुनिया में आ जाता है, हम उसको फीड कराने के टाइम अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते, हम फौरन से बैक टू वही धनाधन काम जो मदर्स को होती है, बेबी को फीड कराओ, हस्बैंड का ख्याल रखो, घर का खाना बनाओ, उसमें वो भूल जाती है कि मेरी भी बॉडी है, मेरी भी एक बैग जरूरत है, डाइट की, फिजिकल मूवमेंट की, फ्लेक्सिबिलिटी बहाल रखने की और कुछ रेस्ट की। वो क्या करती हैं, या तो बहुत ही काम करती हैं कुछ खवातीन, जिसकी वजह से लेटने की वजह से दर्द आ जाती है, और कुछ होती है बहुत काम करती हैं जिसकी वजह से दर्द। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब बहुत ज्यादा काम करोगे तभी भी दर्द होगा, अगर आप बिल्कुल काम नहीं करोगे, बहुत ज्यादा रेस्ट करोगे तभी भी नहीं होगा। और आप जवानों में तो ज्यादा लेटने की वजह से, अब जो हम अंडर 40 हैं, हमारी जो दर्दें निकलती है ज्यादा देर बैठने की वजह से निकलती हैं। अब अगर कोई जवान देखेंगे ना, वो कह रहा है कमर में दर्द है, समझ जाना बेड का बोझ है। क्योंकि देखिए, जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, जिनके 9 to 5 जॉब है, आपको बैठना ज्यादा पड़ता है। आप जब बैठते हैं और जब उठते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिम एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, और लेजी हो जाते हैं, तो बैठने की वजह से दर्द होता है। और जो हमारे बड़े हैं, जो 50+ बड़े आ जाते हैं हमारे, वो खड़े रहने की वजह से उनकी पेन आती है। उनको चाहिए कि अगर किचन में, वैसे तो हमारी नानी दादियां कम ही काम करती हैं, लेकिन अगर कर रही हैं, इनकेस हर किसी का डिफरेंट है, तो वो अगर 15 मिनट काम कर रही है, तो 15 मिनट के बाद 10 मिनट बैठ जाए। तो अगर आप इन ब्रेक्स में रख के काम करें, जब आप कांस्टेंट खड़े रहते हो ना, तो बैक पे प्रेशर पड़ता है। बड़ों के लिए, जो हमारे बड़े हैं, उनकी दर्द निकल आती है। और जो जवान है, वो लेटे रहेंगे, सिर्फ बैठे में, सिर्फ खाने के लिए उठे, खाने के लिए आगे दोबारा बैठ, या तो लैपटॉप है या बुक्स है पढ़े, तो उनके बैठने की वजह से पेन निकल आती है। तो इसलिए इस मैनेजमेंट पे ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह जैसे हम प्रीनेटल की बात कर रहे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो जिस तरह हम लो बैक पेन की बात करते हैं, इसी तरह उनकी अपर साइड के ऊपर भी पेन रहता है, यानी बैक उनको शोल्डर पे फाइब्रोमियल्जिया हो जाना, या दोनों जो है वो शोल्डर के दरमियान में दर्द का रहना। तो इस दर्द को अगर वो टाइटल करना चाहें या उसको मेंटेन करके अपनी जिंदगी में रिकवरी करके आसानी पैदा करें, तो क्या फार्मूला होगा? फाइब्रोमियल्जिया होता है बेसिकली मल्टीपल जॉइंट्स की पेन है। आपको मसल्स में पेन आती है, मसल्स में पेन आती है। क्यों आती है? इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी की वजह से। आप इलेक्ट्रोलाइट इंटेक बढ़ा दें, ORS का इस्तेमाल करें। अगर सर्दियाँ हैं तो आप ORS पी लें, वरना गेटोरेट बहुत अच्छी एनर्जी ड्रिंक है, आप वो पी लें। आप ORS का पानी पिए, वो सिकंजीन पी लें, नींबू का इस्तेमाल। फाइब्रोमियल्जिया और स्ट्रेस रिलीज करें। आपका स्ट्रेस की वजह से ना, आपको फाइब्रोमियल्जिया के जो ज्यादा पेशेंट है ना, उनकी एक्यूट जो स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, वो कहेंगे मुझे 6 महीने से दर्द है, लेकिन जब पहली दफा दर्द हुआ था, कोई इन्होंने सुबह टेंशन ली थी। टेंशन स्ट्रेस की वजह से क्या था, हमारा पोस्चर, जो भी ऑब्वियस सी बात है, मैंने टेंशन ना, मैं इस तरह नहीं बैठ पाऊंगी, या तो मैं सर पकड़ के बैठी होगी, या मैं दुखी होकर हेड डाउन करके बैठी होंगी। आपका पोस्चर बहुत डिपेंड करता है। तो आप जब स्ट्रेस लेते हो, आपके हार्मोन्स, आपकी किडनी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रही है, किडनी नहीं, ब्रेन आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो वो आपके लिए मसले का बायस बनते हैं। तो आप अपने आप को, इनको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखें, और दूसरा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। क्योंकि औरत ना ड्यूरिंग 9 months ना
बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैं आपको लिटरली मैं अगर बॉम्ब या पटाखा से करी, क्योंकि जब वो फटता है ना तो ठा की आवाज आती है, तो औरत ऐसी हो जाती है, वो उसके दिमाग में हर हार्मोन्स की हर चीज की ना मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें आप, उस तरीके से हो रहा है। रिलैक्सिन हार्मोन क्योंकि अकोमोडेट करना है, ज्वाइंट में लेग्जिटी है, बॉडी में लेग्जिटी है, आप सेंसिटिव इन नेचर हो, आपको कहते हो कि मुझे केयर कीजिए, पैम्पर कीजिए, आपकी इमोशनल स्टेट बैलेंस नहीं होता, आपका लिम्बिक सिस्टम डिफरेंटली ऑपरेट कर रहा है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग वाला है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आके ना औरत वो 9 महीने में वो सेम औरत रहती नहीं है, और उसके बाद आ जाता है सोने पे सुहागा, जिसको हम उर्दू में कहे तो आ जाता है पोस्टमार्टम स्ट्रेस या पोस्टमार्टम डिप्रेशन। वो रहता है मैक्सिमम 9 महीने तक, 3 महीने तक, कुल मिला के 12 महीने बन गए। 12 महीने जब एक औरत 9 महीने प्रेगनेंसी, 3 महीने पोस्टमार्टम स्ट्रेस अलोंग विद बेबी एंड अदर लाइफस्टाइल, अगर वर्किंग है तो अलग, हाउसवाइफ है तो अलग, तो उसके साथ वो समझे औरत का तो 1 साल गया ना, उसमें अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, औरत डिविस्टेट हो जाती है। उनके लिए प्रेगनेंसी एक ट्रॉमा बन जाती है, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। सब कुछ औरतें तो इतनी ज्यादा उससे दुखी हो जाती है, वो उससे बात ही नहीं करना चाहती, और कुछ करती हैं तो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। और वो जब का बात करती, मेरा इतना पेनफुल प्रोसीजर था, मेरा किसी ने ख्याल नहीं करा, कोई मुझे पूछता नहीं था, मैं घर आई हूँ तो मेरे साथ, हर किसी की अपनी स्टोरीज है, कुछ कहेंगे ख्याल रखा, लेकिन जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है वो उस तरह प्रॉपर मिलती नहीं है, केयर नहीं मिलती। तो खाना उस तरीके से वो नहीं खाती हैं, अपने डाइट का नहीं खाना, जैसा हमारा आदत है पंजीरी तो आते हैं आजकल इस मौसम में जो चीजें वो बहुत अच्छी हैं। तो ये हमारे लाइफस्टाइल औरतों की बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम फीमेल्स को जितना एजुकेट करेंगे, वो अपनी पोस्चर का जितना ख्याल रखेंगी ना, अपनी स्ट्रेस को रिलैक्स करेंगी, वो उतना ज्यादा ना इस चीज को बेहतर कर सकती है। कुछ जेनेटिक कॉजेज हैं, मैं हर चीज को साइकोलॉजिकल नहीं कह सकती कि आपने टेंशन नहीं तभी होगी, तो कुछ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट टू वेरी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में हम देख लेते हैं कि जिस तरह प्रेगनेंसी को लेकर चलते हैं, लो बैक पेन होती है, उनके शोल्डर की पेन है, फाइब्रोमियल्जिया, इसी तरह कुछ औरतें जो है उनको नी जॉइंट पेन भी निकल आता है। बिल्कुल। कुछ कहती है मुझे हील के अंदर जो है ना मुझे दर्द फील होता है, मुझे एडी जो है वो पाँव पे जमीन पे नहीं लगती। तो ऐसी सूरत हाल में एक आम जो हमारी पेशेंट होगी या हमें देखने वाली होगी, उसको कौन से ऐसे टेस्ट करवा के फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की हालत में? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की हालत में आप ऐसा कोई टेस्ट ना कराएं। आपकी हार्मोन्स, वैसे कोलेस्ट्रॉल का अगर कराना हो, वैसे कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड मोस्ट कॉमनली होता है मर्दों में, ज्यादा हाई होता है, ये एक चीज है। बाकी ये सब कुछ फीमेल्स की है, ऊपर अल्लाह ताला ने ज्यादा हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ रहे। देखें, वो जो आपको पेन हो रही है ना, हील में पेन आ रही है, घुटने में, क्योंकि बेबी का भी तो वेट है ना, वो नीचे वाली तो दीवारें तो आपकी ये टांगे और आपके घुटने ही है ना, और एंकल जॉइंट है, ये स्वेलिंग होना जायज है। इसके लिए कोई टेस्ट ना कराएं, आप सिंपल रेस्ट करें और एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस के पाँव हील में दर्द आ रहा है, आप अपने अच्छा से किसी से कहें, अच्छा से आपके पाँव का नीचे मसाज करें, और ठंडे पानी में ना अपने पाँव डिप कर लें। अभी सर्दियों में नहीं, वैसे अगर आप थोड़ी सी देर डिप कर लें, या अगर सर्दियों में करने आइस पैक लें, आइस पैक को अपने हील के नीचे रख लें, ठीक है, उससे बेहतर हो जाएगा। अगर और थोड़े टाइम के लिए आप वैसे भी 9 मंथ्स के पीरियड में आप हील्स तो पहनते नहीं है, हील का अवॉइड करें, सॉफ्टी पहने, आपका सोल उसका बिल्कुल फ्लैट सोल वाले जूते ना पहने, आप अच्छा सा मसाज कराएं, और आप जो है ना बर्फ में पाँव रखें। बेसिकली क्या होता है, सूजन हो जाती है। नीज की बात करें, नीज ने भी बेचारे हमारे उसके ऊपर इतना वजन पड़ चुका होता है, और आप प्रेगनेंसी में वेट गेन भी करते हैं। आप 50 के थे, प्रेगनेंसी के बाद आप 65 के हो गए, 15 किलो तो एक्स्ट्रा है ना, जो आपकी हिप बोन, आपकी टांगे उठा रही हैं, तो इस वजह से स्वेलिंग हो जाती है। आप उसके लिए नी के एक्सरसाइजेस करें, नी के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं वो करें, तो और थोड़ी सी 10 मिनट्स की वॉक जरूर करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का कोई भी आपका फेज है, लाइट वॉक आपकी करना जरूरी है आपको एक्टिव रखने के लिए, अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, वो तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेहतर गाइड कर सकती है। वही बात आ जाती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन अगर जनरल आप हेल्दी तरीके से चलें तो आपको वॉक जरूर करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आजकल मिग्रेन जो है वो लोगों के अंदर बड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको दर्द शिकीका भी कहते हैं, आधे सर का दर्द भी कहते हैं। तो माइग्रेन से लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स होती हैं उनको माइग्रेन के अटैक आना, क्या फिजियोथेरेपी का इसको रिलीज करने में, रिलैक्स करवाने में कोई रोल है?
इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा माइग्रेन होता है ना, आधे सर का दर्द, तो वो दर्द आता है हमारे यहाँ तक, तो उससे हमारी कंधा गर्दन भी अकड़ जाती है, हमारे ये ट्रैप्स भी अकड़ जाते हैं, और दांत, हम कहते हैं दांत से आ रहा है। पहले चीज़ है हम रिलैक्सेशन इंड्यूस करा सकते हैं, हम लाइट हल्का सा अपर पोर्शन पे टेंस लगा सकते हैं, उसके बाद नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जिससे और थोड़ा सा जब आप बाहर निकलते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, आप हल्का हो जाता है आपका दर्द। बेसिकली माइग्रेन स्टार्ट ही आपका स्ट्रेस से होता है। हमने बहुत ज्यादा काम किया है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, या आपको कोई टेंशन हुई है, घर में कोई टेंशन वाले मामलात हुए, आपका माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रिगरिंग फैक्टर्स ही है, खाना, हम कहते हैं खाना भी है, तो कुछ होता है ग्लूकोज, क्या कहते हैं, हमारा डो से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से कुछ को खाने के बाद भी हो जाता है कि वो कहते हैं मैदा खाया है तो हमें दर्द हो गया, लेकिन वो भी ओवर ईटिंग, जिसको हम कह सकते हैं, ओवर ईटिंग भी कह सकते हैं। पर्टिकुलर टाइप होते हैं ना, एलर्जेंस होते हैं, क्योंकि माइग्रेन एक वाहिद ऐसी चीज है जिसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाई, जहां तक मुझे आइडिया है। अब बाहर के मुल्कों ने कर ली हो, अब वर्किंग कर रहे हो, दैट्स एन अदर स्टोरी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं हमें पता कि क्या चेंजेस बॉडी में है जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हुआ। स्ट्रेस तो इसमें एक कॉमन चीज है, क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है, स्ट्रेस होता है, फिर इसके अलावा आपकी मियां से लड़ाई होती है, फिर आपकी लड़ाइयां हैं, या आप जब लोगों के साथ आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन होती है और वो पूरी नहीं होती, तो ये माइग्रेन का जरिया। वर्क लाइफ बैलेंस आप नहीं हो पाया, आप ऑफिस में 5 घंटे काम करना था, आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे कर रहे हैं, प्रमोशंस नहीं मिली हैं, आप मतलब स्ट्रेस आ गया ना लाइफस्टाइल का, तो आपका माइग्रेन स्टार्ट होता है। पहले हेडेक होता है, और हेडेक जिनका जो ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, जो सेंसिटिव इन नेचर होता है, फिर उनका वो माइग्रेन में चेंज हो जाता है। इट्स वेयर एंड वेरी पेनफुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि प्री नेटल के अंदर हम देखते हैं तमाम जोड़ों के ऊपर और मसल्स में जो पेन हो जाता है, अगर एक आम फीमेल ये समझे कि मैं इस दर्द से जान छुड़वाना चाहती हूँ, तो उसका आसान फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलैक्स रखें, अपनी बॉडी को समझे कि अब मैं जिस फेज से गुजर रही हूँ, अपनी बॉडी के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें कि अब मैं अगर प्रेगनेंसी का पहला महीना है ना, तो मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने भी ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करना। अब मुझे कुछ पता है, कुछ चीजें ये है ना, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मैंने कहा ग्लास उधर रखो और किसी ने लाके इधर रख दिया, मैं इस बात पे कोई नाराज होकर मुंह बना के बैठ सकती हूँ, उसके मूड स्विंगिंग हो रही है, उसके अपने बस में नहीं है। तो अपने आप को समझना है, अपने आप को उस मोमेंट पे बहुत मुश्किल है। ये औरतों से मैं बात तो कर रही हूँ, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन औरतें समझती नहीं है कि उस टाइम पे समझना है अपने आप को कि क्या चीज मेरे साथ वाकई में हो रही है, क्या आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, उसके साथ आपने अपनी लाइफ को किस तरह मेंटेन करना है। तो इससे हम उन दर्दों से बच सकते हैं, अपना पोस्चर का ख्याल रख के बच सकते हैं, पानी का इंटेक के बन सकते हैं। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने जो आपको मल्टीविटामिन्स दी हुई हैं वो खा के, अच्छा खाना खा के, नहीं दिल कर हेल्दी डाइट भी बहुत जरूरी है। डाइट का ख्याल रख के हम इनसे बच सकते हैं। रेस्ट को और काम को दोनों को ना, ये बातें टीवी में करना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना दोनों मुश्किल है, लेकिन अगर हाँ आज से हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं तो हम कुछ ना कुछ तो कामयाबी मिलेगी ना। आज हम बेबी स्टेप्स लेंगे, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, डाइट कॉन्शियस हो और आप ये समझते हो कि मैंने क्वालिटी लाइफ जीनी है, तो ये चीजें कैरी करना मुश्किल पे 9 मंथ्स आसान हो जाएंगे अगर आपके रियलिस्टिक होंगे। आप अपना, मुझे पता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कुछ ब्रेन स्टडीज ये कहती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी औरतों का दिमाग छोटा हो जाता है, तो कुछ स्टडीज कहती हैं। तो अब आप अपने दिमाग को आप समझे, अपने आप को टाइम दें। मैं ये कहूंगी अपने आप को टाइम दें, अपने हालात को टाइम दें, कुछ चीजें को ना लेट इट गो करना शुरू करें। लेट इट गो करते हैं ना, तो जब आप कहते हैं अच्छा ठीक है, जब आप एक रास्ता, आप सड़क से गुजरे जा रहे हो ना, आप हर स्टॉप पे खड़े तो नहीं हो रहे ना। खड़े रहोगे तो घर कैसे पहुंचोगे, खड़े रहोगे तो काम पे कैसे पहुंचोगे। जब आप स्टॉप टू स्टॉप भी तो चल रहे हैं ना, तो इसी तरह जिंदगी में भी कुछ छोटी छोटी बातों को लेट इट गो करके आगे बढ़ना शुरू करें। हर स्टॉप पे रुक गए ना, तो फिर जब खड़े हो गए तो फिर दर्द होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और बड़े एक लेमैन के स्टाइल के अंदर हमारे जितनी भी ऑडियंस है उनको मैसेज कन्वे करने की भरपूर कोशिश की। तो डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। डॉक्टर अरूज आजम का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना, मुझे उम्मीद है हमारी ये रिकॉर्डिंग आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मेरी आप लोगों से यही है कि ख़वातीन को कि अपने आप को समझें। आपको वुमेन को एजुकेट होने की बहुत ज़रूरत है। हमें लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो हम फेमिनिज्म की जा रहे हैं या बगावत क्रिएट करें, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं। आपको इतना इल्म होना चाहिए कि आप अपने आप को कैरी कर सकें। देखिए कायदे आज़म अभी 25 दिसंबर हमारा गुजरा है। कायदे आज़म ने क्या कहा, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। और अच्छी माएँ हम तब बन सकती हैं जब हमें पता होगा कि हमने अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपनी बॉडी को
को, अपने माइंड को, अपने रिलेशनशिप्स को। जितना हम अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे ना, हम अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने बड़े मुदल्लल अंदाज के अंदर तमाम गुफ्तगू की। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जवाब के साथ दोबारा आप लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए हाजिर हूं। तब तक के लिए मुझे, मेरी गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।